आज से तुम हर महीने जियाहो के अकाउंट में 500 मिलियन का पॉकेट मनी डालोगी, तभी मैं मुश्किल से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना मंजूर करूंगी। सारे क्लासमेट्स शांत होकर देख रहे थे कि क्या ये एरोगेंट पॉवर्टी स्टूडेंट पागल हो गई है। पैसे मांगने का कोई अच्छा बहाना भी नहीं ढूंढा। मैंने ठंडी हंसते हुए कहा, ली शिमन, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? अगर मैंने तुम्हें स्पॉन्सर नहीं किया होता तो तुम 1 रुपए का मंतौ भी नहीं चबा पाती। और वैसे भी मैं उसे पॉकेट मनी क्यों दूं? मैं कोई उसकी बाप नहीं हूं। ली शिमन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। पिछली जिंदगी में उसे फीमेल सीईओ बनने की आदत हो गई थी। वो अचानक भूल गई कि वो कभी एक ऐसी गरीब स्टूडेंट थी जिसे कैंटीन में सब्जी लेने के लिए भी हिसाब किताब लगाना पड़ता था। लेकिन अगर मैंने पीछे से उसके लिए रास्ता नहीं बनाया होता तो वो आखिर थी ही क्या। जियाहो ने एक प्रोटेक्टिव भेड़िए की तरह उसके आगे आकर खड़े होते हुए कहा, गुयंसी, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो हमारी मदद करना तो तुम्हारा फर्ज होना चाहिए। इस तरह किसी की बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर मैं वही गुस्से में हंस पड़ी। मेरे परिवार के पास पैसा है तो क्या मुझे वो तुम लोगों को दे देना चाहिए? तो फिर तुम्हारा परिवार इतना गरीब है कि चूल्हा चलाने के भी पैसे नहीं है तो तुम खाना क्यों खाते हो? मुझे बड़ा बकरा समझ रखा है क्या? उसने दुखी होकर अपनी आंखें लाल कर ली। शिमिन, चाहे मैं सड़क पर ही क्यों ना आ जाऊं, पर मैं तुम्हें मेरे लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हुए नहीं देख सकता। अपने प्यार को मेरे जैसे विलेन से परेशान होकर रोता हुआ देख कर ली। शिमिन का दिल तड़प उठा। उसने जल्दी से उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाकर तसल्ली देने लगी। पिछली जिंदगी में जियाहो ने उसके लिए एक किडनी डोनेट की थी तो उसने मान लिया कि यही सच्चा प्यार है और मुझे उनके प्रेम कहानी में एक रुकावट समझने लगी। असल में वो किडनी मैंने भारी कीमत देकर खरीदी थी। जियाहो ने सर्जरी से ठीक पहले अचानक दाम बढ़ाकर मुझसे मोटी रकम ऐंठी थी। बाद में ली शिमिन ने गवर्नमेंट फंड्स का गलत इस्तेमाल करके उसके लिए लग्जरी मेंशन खरीदा, स्पोर्ट्स कार खरीदी और उसके बाप का गैम्बलिंग का कर्जा चुकाया। मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो अभी भी मेरे ही पैसे से जियाहो की उसे किडनी के एहसान का बदला चुकाना चाहती है। मैंने ठंडी हंसी और अपना फोन निकाल कर ली। इनका स्कॉलरशिप कैंसिलेशन करने लगी, पर उसने मुझसे पहले ही बोल दिया, गुयंसी, मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। ये इतना एरोगेंट एटीट्यूड किस बात का है? जैसे मेरा उनकी मदद करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ा एहसान हो और वो उम्मीद कर रही है कि मैं उनका शुक्रगुजार रहूं। मैंने पिछले 2 साल का ट्रांसफर डिटेल्स निकाला और दांत पीस कर कहा, ली शिमिन, अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वो वापस करो। चलो तुम्हारे लिए सस्ता कर देती हूँ, 30 मिलियन पर बात खत्म करते हैं। बस 30 मिलियन इंतजार करो। 15 साल बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। गुयंसी, मैं तुम्हें भले के लिए एक वार्निंग दे रही हूँ। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर चूक गई तो मुझे बेरहम मत कहना। मैं सोच में पड़ गई कि उसमें इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आया कहां से। क्या वो सच में सोचती है कि वो अपने दम पर 15 साल में वेल्थ लिस्ट के टॉप पर पहुंच जाएगी और मेरे परिवार के बिजनेस को आसानी से कुचल देगी? ये तो बेहद मजाकिया है। अगर मेरे परिवार ने उसके लिए रास्ता नहीं बनाया होता तो उसके जैसे लोग तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते। मैंने तुरंत बैंक से कहकर उसका स्पॉन्सरशिप अकाउंट फ्रीज करवा दिया और फिर पेन और पेपर निकालकर एक लोन नोट लिखा। ली शिमिन गुस्से से नीली पड़ गई। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद उसने वार्निंग दी, तुम आज का दिन याद रखना। और फिर जियाहो का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। मैं बेहद पछताई कि पिछली जिंदगी में मैंने ऐसे नमक हराम इंसान को पाला। पोसने का डर था कि वो कहीं पलटकर दोबारा परेशान न करे। स्कूल खत्म होने पर मैंने ड्राइवर को बुलाया और जैसे ही मैं कार में बैठने वाली थी तभी पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। अगर एक राह चलते ने फुर्ती से मुझे न संभाला होता तो मैं मुंह के बल गिरती। अपने गुस्से को दबाकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ली शिमिन थी। वो लाल आंखों वाले जियाहो को कार के अंदर ठंस रही थी और खुद भी अंदर घुस गई। दरवाजा बंद करने से पहले वो टॉन्ट मारना नहीं भूली। जियाहो के बाप को कर्जदारों ने मारकर हॉस्पिटल